Hello and welcome back once again in another session of पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, या अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है हमें तो उसे किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। सो द एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स इन केस ऑफ अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखिए, आपको पता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स कौन से होते हैं। ये सब हमने जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला कंसेप्ट स्टडी किया था, जब हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी स्टडी किया है, तब हमने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं चेक की हैं तो वो जरूर चेक कीजिए। आपको उनकी प्लेलिस्ट का पूरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी और आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी, वैसे तो बेसिकली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये कवर हो जाएगा आपका, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर मिलेगा, जरूर उसे रेफर कीजिए अगर आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स का मीनिंग नहीं पता है तो। अब देखो, अब हम स्टडी करते हैं कि हमें रिटायरमेंट के केस में किस तरह से एडजस्टमेंट करने के लिए कहा गया है। Accumulated profits or reserves like general reserve, credit balance of profit and loss account, as well as the accumulated losses like debit balance of profit and loss account are divided among all or old partners in their old profit sharing ratio। देखो, जब हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर समझा था तब आपको यही बात बताई गई थी ना कि ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में इसे बांट दो। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पर करना है, बस आपकी बुक्स में आपको ओल्ड की जगह पर ऑल लिखा हुआ दिखेगा। वो क्यों है? क्योंकि जब आप ऑल करोगे तो अपने आप ही, फिर से मैं वही कहूंगी कि रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर को भी उसका शेयर मिल जाएगा, क्योंकि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं वो उसके योगदान की वजह से भी है, उसने भी कुछ ना कुछ बीच में योगदान दिया है, उसकी वजह से भी वो रिजर्व्स बनाए गए हैं, कमाए गए हैं, तो इसलिए उसे भी उनमें से शेयर जरूर मिलना चाहिए। अब अगर हम बात करें कुछ और स्पेसिफिक रिजर्व्स की, तो मैं फिर से कहूंगी कि मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले के चैप्टर के कंसेप्ट्स में ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को एक्सक्लूसिवली अलग अलग वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करवाया था, तो आप वहां जरूर रेफर कीजिए उन्हें। आफ्टर डिडक्टिंग देयर क्लेम्स, अब देखो इनमें आपको क्या बता रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वैसे तो हम अपने वर्कफोर्स के लिए बनाते हैं, अपने एम्प्लॉइज के लिए बनाते हैं कि अगर बाई चांस कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उन्हें पेमेंट करने की, उन्हें कंपनसेट करने की अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इस रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लेम तो अराइज हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, मार्केट वैल्यू हो सकता है कि चेंज हो जाए, मार्केट में प्राइस इन्वेस्टमेंट का चेंज हो जाए, जैसे कोविड-19 के चलते हुए कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हुई है ना मार्केट में, तो उस केस में उन फ्लक्चुएशंस से बचने के लिए रिजर्व बनाया जा सकता है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट भी, और उस केस में भी किस तरह से मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए रिजर्व इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, फ्री बचेगा या नहीं बचेगा, तो ये डिडक्शंस वगैरह सब काटने के बाद जो एक्सेस बच जाएगा किनका, इन स्पेसिफिक रिजर्व्स का, उस एक्सेस को फिर से वही बात पार्टनर्स की कैपिटल, या इस बार मैं फिर से आपको हाईलाइट करवा देना चाहती हूँ क्योंकि हमने काफी ऐसी वीडियोस कर ली हैं लेकिन करंट अकाउंट का नाम नहीं आया था, तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देना चाहूंगी कि याद रखना जो हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा है कि अगर कैपिटल्स फिक्स्ड नेचर की हैं तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री नहीं होगी। तो दोनों में से जो भी केस, हमें डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, बट ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम वही है कि या तो सभी पार्टनर्स कह लो या ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में हमने इन एक्सेस फ्री पड़े हुए रिजर्व्स को बांट देना है। अब देखो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। जर्नल एंट्रीज बहुत ही आसान है, बिल्कुल वही हैं, उसी तरीके से हैं जैसे आपको पहले ऑलरेडी बताई गई हैं, क्योंकि ये रिजर्व्स या प्रॉफिट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, हम इन्हें लायबिलिटीज की
साइड पर शो करते हैं, तो इसलिए इन्हें अब क्या किया जाएगा, जब हमने इन्हें खत्म करना है तो इन्हें डेबिट कर दिया जाएगा, और पार्टनर्स को ये मिलने वाली चीज है तो इसलिए ये पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और फिर से कैसे करना है इसे, देखो हर एक पार्टनर की कैपिटल या हर एक पार्टनर के करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है, जितना जितना उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, या ओल्ड रेशो हम कहेंगे, ओल्ड रेशो के हिसाब से शेयर बनता है, वो उनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से देखते हैं कि अगर एक्यूमुलेटेड लॉस हो तो क्या जर्नल एंट्री होगी। देखिए अगर एक्यूमुलेटेड लॉस हो तो उल्टा कंसेप्ट हो जाएगा कि हमने लास्ट जर्नल एंट्री में पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट किया था, यहां पर वो डेबिट हो जाएंगे, और क्योंकि ये लॉस का कंसेप्ट है तो लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि उसे हम एसेट साइड पर शो करते हैं, तो अब क्या होगा, उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की ये स्पेसिफिक जर्नल एंट्री हो जाएगी। और फिर से वही अलग अलग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे इन देयर रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो, जो लॉस है वो बढ़ जाएगा। देखो गाइस, मैं एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज की जो ये वीडियो है इसमें मैंने 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी साथ में कवर किए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, काइंडली वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ अलग देखने को जरूर मिलेगा। देखिए अब मैं बात करूंगी स्पेसिफिक रिजर्व्स की। स्पेसिफिक रिजर्व्स अगर फ्री बचते हैं तो आपको पता है कि उन्हें हमें फिर से वही, क्योंकि रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो अब उन्हें डेबिट कर दिया जाएगा और पार्टनर्स को ये मिल जाएंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में इन्हें क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से एक मोटे मोटे तौर पर इस तरह की जर्नल एंट्रीज होंगी, लेकिन हमें कुछ चेंजेस इन स्पेसिफिक रिजर्व्स के केस में देखने को मिल सकता है। बाई चांस अगर क्लेम ज्यादा आ जाए तो ये सब कंसेप्ट्स हमने कवर किए हुए हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से मिलते जुलते कंसेप्ट्स ही आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो अब जल्दी से फटाफट से देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। पेज नंबर 5.114 मेरी बुक के अकॉर्डिंगली, जो कि डीके गोयल बुक है, ए, बी, सी एंड डी आपको 4 पार्टनर्स बता रखे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1, 2, 3 एंड 4 ये हो गई हमारी ओल्ड रेशो। डी रिटायर हुआ है और डी का जो शेयर है वो ए और बी ने इक्वली ले लिया है, तो अब ये क्या बन गई हमारी, ये बन गई गेनिंग रेशो। और गेन किसने किया है, सिर्फ ए और बी ने, सी ने नहीं किया है। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स विच वर 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं तो चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो 3 से और गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जनरल रिजर्व शोड अ बैलेंस ऑफ ₹65,000 एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट। तो डी जब रिटायर हो रहा है तब जनरल रिजर्व का बैलेंस 65,000 हमें बता रखा है। हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट ऑन डीज रिटायरमेंट। तो हमने रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज पास करनी है डी की रिटायरमेंट के वक्त जो भी होनी चाहिए। हमने डी का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अब देखो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हमने सिर्फ डी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल अकाउंट भी बनाना है ताकि ये पता चले कि कितना अमाउंट ड्यू निकलता है, और हमें उसकी कैपिटल का बैलेंस ₹1,50,000 बिफोर एनी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है। तो 3 बातें हैं, एक तो डी का कैपिटल अकाउंट, एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और एक हमने जर्नल एंट्रीज पास करती हैं। तो देखते हैं फटाफट से ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। आंसर नोट कर लीजिए, अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिए। देखिए हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर्स हैं और ये ओल्ड रेशो है। डी का जो शेयर है वो ए और बी ने इक्वली लिया है, दैट इज हमारे पास गेनिंग रेशो जो है वो 1:1 है। डी ने कितना लिया, डी का शेयर कितना लिया गया ए के द्वारा, तो ए ने कितना शेयर लिया है, डी का हाफ। यही बनती है ना गेनिंग रेशो की, अगर हम फ्रैक्शन बनाए तो
हाफ बनता है ना, तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 2/10। बिल्कुल इसी तरीके से डी का शेयर जो बी ने टेक ओवर कर लिया है या बी ने ले लिया है, एक तरीके से कहेंगे तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हाफ, तो 2/10। तो अब देखो न्यू शेयर्स किस तरह से निकलेंगे। ओल्ड रेशो में अगर हम गेन ऐड कर दें तो हमारे पास न्यू शेयर्स निकल आएंगे। तो ये देखो ए के पुराने शेयर में मैंने ए का गेन ऐड कर दिया तो 3/10 ए का नया शेयर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से बी की पुराने शेयर में हम बी का गेन ऐड कर देंगे, सी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो सी का एज इट इज आ जाएगा। एंड हमारी न्यू रेशो यू कैन चेक बिल्कुल वही निकली है 3:4:3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन हमें फर्म की गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन, आपको याद है ना कि जो ये गुडविल निकलेगी वो फर्म की गुडविल निकलेगी, हमें डी का शेयर निकालना होगा। तो फर्म की गुडविल निकलेगी 3 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट्स हमें कितने दे रखे थे 20,000, तो 60,000 गुडविल निकल आई फर्म की, जिसमें से हम डी का शेयर निकालेंगे तो डी का शेयर 24,000 आ जाएगा। अब देखते हैं कि अब जर्नल एंट्रीज किस तरह से होंगी। देखिए सबसे पहले हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना था जो हमें 65,000 दिया हुआ था, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। चारों पार्टनर्स में हमने अभी अभी सीखा ना कि सभी पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट देना है, तो देखो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, तो 1 2 3 4 में हमने इसे डिवाइड कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अब देखो क्या करना है हमने जो हमें गुडविल का शेयर दिया हुआ था, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया डी के पॉइंट ऑफ व्यू से 24,000, हमने उसे किस तरह से ट्रीट करना है, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टू आउटगोइंग पार्टनर। तो हमने इसी तरह से कर दिया कि जो रिटायर हो रहा है उसे क्रेडिट कर दिया, और जो एग्जिस्टिंग, अब देखो फिर से मैं कहूंगी अगर आप अकेला एग्जिस्टिंग याद रखोगे तो एग्जिस्ट तो सी भी कर रहा है अभी, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा अगर हम सी को भी यहाँ पर डेबिट कर देंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप ये कंसेप्ट याद रखिए कि आपने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है। जो निकल रहा है ऑब्वियसली है कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है कि वो अब आने वाले फ्यूचर के प्रॉफिट्स को शेयर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए सिंपल सा वही एक फंडा याद रखिए कि हमने गेनिंग पार्टनर को यहाँ डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी कि जाने वाले पार्टनर को, रिटायर होने वाले को यहाँ पर क्रेडिट करना है, और उनमें क्या आएगा जो भी उनका रिस्पेक्टिव शेयर बनता है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो किस तरह से करेंगे, डी का शेयर हमने 24,000 निकाला था अभी अभी गुडविल का, और इसे क्योंकि गेनिंग रेशो 1:1 है तो हाफ हाफ दोनों में बढ़ जाएगा ए और बी में। अब जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं कि भाई ये डी का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक ही कॉलम मैंने डी का रखा है तो डीज कैपिटल अकाउंट बनाया गया है, वही सेम डेबिट क्रेडिट, बस पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट को ही कवर किया गया है। हमें बैलेंस दिया हुआ था 1,50,000 का। जो भी जर्नल एंट्रीज यहाँ मैंने पास की हैं मैंने सिर्फ उन्हें जस्ट पोस्ट कर दिया है, और आपको पोस्टिंग आती है, बहुत आसानी से समझ सकते हो। डी के कैपिटल अकाउंट में यानी कि क्रेडिट में लिखा वो आएगा जो डेबिट में है, अमाउंट वो आएगी जो डी के सामने है। तो देखो मैंने यही किया है, बाय जनरल रिजर्व 26,000। बिल्कुल इसी तरीके से डी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिखा वो आएगा जो उसके डेबिट में है, तो बाय ए एंड बाय बी, और ए के लिए ए वाला अमाउंट और बी के लिए बी वाला अमाउंट, दोनों सेम है तो सेम ही आ जाएगा। और कुछ इस तरह से यू कैन चेक अगेन कि बैलेंसिंग फिगर बैलेंस कैरिड डाउन एक बार लिखा गया है 2 लाख, यानी कि दिस इज द अमाउंट ड्यू जो हमने डी को पे करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 28th क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ओरली हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4, 3, 2 एंड 2 आपको बता रखी है। सी रिटायर हो रहा है और लिखा हुआ है कि रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट्स जो हैं वो 5, 3, 2 में शेयर करेंगे। इसका मतलब आपको न्यू रेशो बता रखी है। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों बता रखी हों तो हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी।
कौन सा फॉर्मूला यूज कर आपको बताया गया था, न्यू माइनस ओल्ड। सैक्रिफाइस के केस में क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन इसमें उल्टा है। अब देखिए, ऑन द डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट देयर वाज अ डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो अब क्या करना पड़ेगा उसे, क्रेडिट। ठीक है, डेबिट बैलेंस है 30800, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस है हमारे पास। हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री। अभी अभी आपको समझाया है कि ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में हमने इसे बांट देना है, तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, गेन वगैरह। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, हमने इस न्यू रेशो को इग्नोर कर देना है। हमने सिर्फ इसे ओल्ड रेशो को कंसीडर करते हुए इस 30800 को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कुछ इस तरह से जर्नल एंट्री आ जाएगी। क्योंकि डेबिट बैलेंस था तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमने क्रेडिट कर दिया। अब कुछ क्रेडिट हो रहा है तो ऑपोजिट उसके कुछ डेबिट भी होना चाहिए। और डेबिट क्या होगा, चारों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे और उनकी ओल्ड रेशो के हिसाब से अमाउंट कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 29th, ए, बी एंड सी तीन पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को 2, 2 एंड 1 में शेयर कर रहे हैं। ए रिटायर्स, न्यू रेशो बी और सी की 3:2 डिसाइड की गई है। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फॉलोइंग केसेस हमें बता रखे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर करता है बुक्स में 1,20,000 का, एंड देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹1,50,000 अगेंस्ट इट। अब पढ़ते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि रिजर्व तो फ्री बच ही नहीं रहा है, रिजर्व तो कम पड़ रहा है, तो देयर इज अ लॉस। 30,000 एक हमें एक्स्ट्रा लॉस बियर करना पड़ रहा है। सेकंड देखो आपको क्या कह रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर करता है बुक्स में 40,000 व्हेन इन्वेस्टमेंट्स, ब्रैकेट में आपको बताया गया है मार्केट वैल्यू ₹1 लाख है और अपीयर कर रही हैं बुक्स में इन्वेस्टमेंट, यानी कि बुक वैल्यू आपको बता रखी है ₹85,000। अब बुक वैल्यू 85,000 है, मार्केट वैल्यू 1 लाख है। मार्केट वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब हमें रिजर्व यूज करने की जरूरत ही नहीं है। रिजर्व तो तब यूज करेंगे ना जब मार्केट वैल्यू कम होगी, जब हमें लॉस होगा। तो जब इस फ्लक्चुएशन से हमें फायदा हो रहा है तो एक तरीके से हमें दोनों साइड से फायदा हो रहा है। हमें रिजर्व भी नहीं यूज करना पड़ रहा, प्लस हमारी एसेट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। आपको आंसर दे रखा है हिंट्स में, आप देख सकते हो, उसे नोट कर सकते हो। अब देखिए, आपको ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे, ये उनकी ओल्ड रेशो थी और बी और सी दोनों बच गए थे और उनकी न्यू रेशो 3:2 थी। अब ए पार्ट देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 था और क्लेम कितना आया था, 1,50,000 का। तो अब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं कि क्लेम ज्यादा का है। अगर हम सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से अपनी जर्नल एंट्री बनाएं तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि अब वो यूज होगा, क्लेम आया है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसका वैसे नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। रिजर्व को जब हम यूज करते हैं तब वो डेबिट हो जाता है, तो डेबिट कर लिया हमने। प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट क्रेडिट होता है अगर क्लेम आ जाता है, तो क्लेम आ गया, हमने इसे क्रेडिट कर लिया, एक बार रीवैल्यूएशन नहीं लिखा। तो देखो, अब अमाउंट अगर हम फिल करें तो क्लेम है 1,50,000 का। सबसे पहले हम क्लेम वाले कॉलम में लिखेंगे, यानी कि क्लेम क्रेडिट में है तो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। अब देखेंगे कि इस 1,50,000 को एक्चुअली एक तरीके से अरेंज करने के लिए 1,20,000 तो रिजर्व सारा यूज हो गया, तो 1,20,000 हमने रिजर्व वाले के सामने यानी कि डेबिट कॉलम में लिख दिया। अब बैलेंसिंग फिगर देखिए डेबिट साइड पर निकल रही है, दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में डेबिट होगा। अब क्योंकि रीवैल्यूएशन में कुछ आया है और हमने सीखा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कुछ आए तो वो प्रॉफिट या लॉस की फॉर्म में पार्टनर्स में बंटता है। तो अब अगर यहाँ रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो नेक्स्ट एंट्री में इसे कैंसिल करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, पहले डेबिट हुआ था अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये लॉस है,
1,20,000 तो था, लेकिन 1.5 लाख देना पड़ गया, तो 30,000 लॉस है। इस 30,000 को हम पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में या सभी पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बांट देंगे। ठीक है, तो ए, बी एंड सी तीनों डेबिट हो जाएंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए बी पार्ट। बी पार्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें 40,000 दे रखा है। इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली बुक वैल्यू 85,000 थी और मार्केट वैल्यू 1 लाख थी। अब देखो, आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जब मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है बुक वैल्यू से, व्हेन एमवी यानी कि मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, तब क्या होता है, तब जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये IF&R है, वो क्या है, वो पूरा का पूरा एक फ्री रिजर्व है। तो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। फ्री रिजर्व है सारा का सारा, तो सारा का सारा पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बांट देंगे। तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बी एंड टू सी, और ओड रेशो में हम इस 40,000 को बांट देंगे। अब देखो, हमारी जो बुक वैल्यू थी वो 85,000 थी और मार्केट वैल्यू कितनी थी इन्वेस्टमेंट्स की, 1 लाख। हमने सेल तो नहीं की ना इन्वेस्टमेंट, हमारे पास सिर्फ इतना कंसेप्ट आया है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। जब भी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है वैल्यू, तब हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे रीवैल्यूएशन की कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड पर नोट करते हैं। तो हम उसकी अगर जर्नल एंट्री बनाएं तो क्या बनती है, एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उस पर डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगा दो। बढ़ रही है एसेट की वैल्यू तो उसे और ज्यादा डेबिट कर दो, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस ही होता है। अगर और डेबिट कर देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट कर दिया गया है और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया गया है, क्योंकि इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर आती है, तो यहां हमने उसे क्रेडिट कर दिया। कितना बड़ी है, 1 लाख और 85,000 का डिफरेंस 15,000। अब जैसे हमने ए पार्ट में रीवैल्यूएशन लॉस की फॉर्म में निकला था, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बिल्कुल इसी तरीके से अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की फॉर्म में निकला है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रॉफिट की फॉर्म में बांट देंगे। और बांटना कैसे है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो का इस्तेमाल कर दिया गया था, इसमें भी ऐसा ही करना है कि पुरानी रेशो के अकॉर्डिंगली हमने इस प्रॉफिट को बांट देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 दे रखी है। सी रिटायर हो रहा है और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बता रखी है। इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। देखो, ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत टाइम से मिस कर रही थी और अब मिला है मुझे, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको 2 कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे। एक तो आपको पता चल गया कि हमने बुक वैल्यूज ऑल्टर नहीं करनी है, तो हमने ये कंसेप्ट्स पढ़े हैं। जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला कंसेप्ट पढ़े थे, तब हमने समझा था कि अगर बुक वैल्यूज को ऑल्टर ना करना हो, अफेक्ट ना करना हो, तो एक ही सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू पास दी नेसेसरी सिंगल एडजस्टिंग एंट्री। अब देखो बहुत ही ध्यान से, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जो ये अकाउंट्स दे रखे हैं इनका बैलेंस क्या बनता है, क्योंकि आपको नहीं दिया हुआ ना, तो आपको खुद दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा कि भाई इनका डेबिट बैलेंस बनेगा या क्रेडिट बैलेंस बनेगा। देखो, जनरल रिजर्व एक तरीके का रिजर्व है, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, लेकिन अगर ना दिया हुआ हो तो इसे हमेशा ही क्रेडिट मानना है। बिल्कुल इसी तरीके से अब देखो हमारे पास है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये क्या होता है, ये एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो अब आपको तीनों आइटम्स के बारे में पता चल गया और आपको ये भी पता चल गया कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब एडजस्टमेंट एंट्री जो सिंगल पास करनी होती है वो कैसे पास करनी होती है, अगर आप रिकॉल करो, याद हो आपको, तो उसे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से पास किया जाता है।
क्या आपको क्वेश्चन में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता है? अभी तक तो नहीं पता है, तो जल्दी से देखते हैं इसे कैलकुलेट कर कर कि ये कैसे होगा। एक बार ये 30th क्वेश्चन का आंसर जरूर नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम कि ये आंसर किस तरह से डिराइव किया जाएगा। देखिए, ये कंसेप्ट मैंने अभी अभी आपको समझाया है, तो मैंने बिल्कुल उसी तरीके से क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस लिख लिया। अब देखो, जैसे मैथ्स में करते होते थे ना कि प्लस प्लस की आइटम्स को अलग लिख लो, माइनस माइनस के आइटम को अलग से एक बार एडजस्ट कर लो, फिर उसके बाद नेट इफेक्ट देखो कि कितना आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से देखो, डेबिट बैलेंस तो कम है, क्रेडिट वाला बैलेंस ज्यादा है, तो मेरा जो नेट आंसर निकलेगा, नेट इफेक्ट आएगा, वो क्रेडिट बैलेंस वाला आएगा ना। तो मैंने क्रेडिट बैलेंस का कितना नेट इफेक्ट निकाल लिया, 1,20,000। मुझे उम्मीद है कि ये देखने पर आपको समझ में आ रहा है कि 1,20,000 किस तरह से आया है। 1 लाख प्लस 45 माइनस 25। अब देखो, अब हम पता लगाएंगे, क्योंकि एक सिंगल एंट्री पास करनी है, तो हम पता लगाएंगे कि गेन और सेक्रीफाइस क्या है। अब ये वो दूसरा कंसेप्ट है जो मैं आपको कह रही थी, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट बना। ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स। सी रिटायर हो रहा है, जो रिटायर हो रहा है वो सेक्रीफाइस करता है, तो सी का तो सेक्रीफाइस है, वो हमें पता चल गया। अब देखते हैं कि ए और बी में से कौन गेन कर रहा है। देखो, अगर हम इसे सॉल्व करें, गेन कैलकुलेट करने के लिए मैंने गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला यहां पर लगाया है। तो मैंने उस फॉर्मूले को अगर यूज किया, वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सेक्रीफाइस वाला याद रखो, ओल्ड माइनस न्यू, तो ये क्या बन गया? न्यू माइनस ओल्ड। तो देखो, न्यू शेयर कितना है? 3/4। ओल्ड कितना है? 3/6। जब इसे सॉल्व किया गया तो ए का पॉजिटिव में ही आंसर आया है। अब आपको क्या समझाया था कि जिस फॉर्मूले को हम यूज करें, अगर पॉजिटिव में ही आंसर आए तो वही हमारे पास रिजल्ट निकला होता है, यानी कि ए का गेन निकला। लेकिन जब मैंने बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया, तो देखो, बी का नया माइनस बी का पुराना शेयर, जब सॉल्व किया तो माइनस में आंसर आया, यानी कि बी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। तो अब देखते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से पास की जाएगी। देखो, बहुत ही आसान, बिल्कुल वही कंसेप्ट याद रखो, गेनिंग डेबिट, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट। हो गया वो कंसेप्ट। अब बात आती है कि अमाउंट कॉलम में क्या क्या आएगा। हमने जो नेट अमाउंट एडजस्ट करना था वो था 1,20,000। तो जिसका जो शेयर है, देखो यहां मैंने लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि जिसका जो शेयर है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लीजिए। 6/24 1,20,000 का करोगे तो ए की कैपिटल में 30,000 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब 2/24 ऑफ 1,20,000 करोगे तो देखो यहाँ कट कर 12 आ रहा है, और इसको सॉल्व करोगे तो 10,000 बी में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से सी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सॉल्व करोगे तो 1/6 करोगे तो 20,000 सी की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से पास की गई है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और आज के इस सेशन में जो मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, प्लीज़ अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।